एक 70 साल का मर्द को 20 साल की लड़की मिल सकती है, वो अपने जीवन में मरते मरते तक यू टर्न ले सकता है। लेकिन एक महिला के साथ अगर गलत हादसा हो गया तो अपने जीवन में उसको डिग्निफाइड यू टर्न उसका अपना परिवार नहीं देता है, समाज तो दूर की बात है। जब वो घर आती है तो अपना घर परिवार उसको इतना कोसता है, इतना जलील करता है कि वो सोचती है कि कहीं मर जाए, खप जाए। क्योंकि आपने ही कहावत बनाया ना कि बेटी का डोली जहां से निकलेगा अर्थी निकले, तो अर्थी निकलता हुआ आपको पचता है और जिंदा बेटी आपको पचती नहीं है। इसलिए वो मैंने मैसेज लिखा है कि बेटी हूँ, जिंदा हूँ और जो भी कुछ कर रही हूँ उसके लिए शर्मिंदा तो कतई नहीं। मतलब मेरा रुआं सिहर रहा है, हम बता नहीं सकते हैं कि हम उससे पूछें कि इसका मतलब मेरे पूछना नहीं चाहिए था, पूछे कि इसका पिता बाप कौन है। बोली दीदी ये तो नहीं पता, बस इतना पता है कि लास्ट बार जो कमरा में आया था वो रिक्शा वाला था। दुल्हन तस्करी पे पहली पिक्चर बनाई थी, जरूर देखिएगा, मिलियन फॉलोअर्स है, वन नाइट ब्राइड करके, कि ये लड़कियां तो विवाहित बनती है बस एक रात के लिए, एक रात की दुल्हन बनती है, दूसरे दिन से उसका जीवन एक प्रोस्टिट्यूट की तरह होता है, क्योंकि वो कितने हाथों में फिर बेची जाएंगी। शादी करके उसको यहाँ से दिल्ली ले गया, जिसको अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद उसको आगरा के रेड लाइट एरिया में दूसरा कोई बेच दिया। रेड पड़ता था तो तहखाना बना था, तहखाना में घुसा दिया जाता था। वांटेड इंटरनेशनल ट्रैफिकर को पकड़े थे जिसका नाम था अंजना राय करके, वो स्वीकारी थी कि हम अपनी बेटी को भी बेचे हुए हैं। लाखों पैसे हैं दहेज में देने के लिए, चंद पैसे उसकी पढ़ाई के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में जब घर में 6 बेटी, 7 बेटी, 8 बेटी की संख्या होगी तो ये जितने आपके एनसीआर बेल्ट है या दूसरे वैसे राज्य जहाँ पे विवाह के लिए लड़कियां नहीं है, यहाँ ये फेक ग्रूम्स मतलब नकली दुल्हा, नकली रिश्तेदार, नकली ज्वेलरी के साथ आते हैं और वैसे परिवार को टारगेट करते हैं जो गरीब है, मजदूर है। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले जाएंगे तो उसको तो लग रहा था कि यहाँ खेत में कमौनी करने से अच्छा हम स्विट्जरलैंड घूमें। उसको कहाँ पता था कि तुम बेटा जाओगी रेड लाइट एरिया में। 14 साल की लड़की को उसकी मौसी के द्वारा चॉकलेट खिलाने के नाम पे उसको ले जाया जाता है और वो महिला दलाल के रूप में काम करती है। अब वापस उसकी मौसी घर आके रोना धोना चालू है, शामिल है स्लीपर सेल, नहीं मिल रही है स्लीपर सेल है। क्यों? क्योंकि एक्टिव होके वो दलाल बन गई, फिर इनएक्टिव होके उसकी मौसी बन गई। ओवरटेक किए तो गाड़ी से उतर के भागने लगा तो लड़की को बीच में छिपा के रखा था। उसको ये सब मेकअप किया हुआ था, हम समझ गए। लड़कों के हाथ में मेहंदी लगा था, पहले 2 झापड़ खींच के दिए, पूरा मेरा ब्लड हो गया क्योंकि कुछ भी है तो मारपीट का आदत नहीं है। तो पहले 2-4 झापड़ उसको खींच के दिए, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। फिर उसको बोले कि पहले लड़की को अलग करो, उसको अलग करो। उस समय सर थे डीएम मिथिलेश मिश्रा, उनको फोन किए रात को 1:30 बजे कि सर बिना बोले हुए आपके एक कांड में तो चले आए लेकिन हो गया है डर, क्योंकि पूरा गांव घेरे हुए, अब मारेगा पक्का। घेर लिया था क्योंकि उन लोगों को लगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, हम ही गलत कर रहे हैं। उसको लगा कि हम ही गलत कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि गांव घेर लिया तो सर को फोन किए कि सर नहीं हेल्प कीजिएगा तो आज तो ये लोग जिंदा गाड़ देगा। तो सर लेकिन 1:30 बजे रात में बहुत एक्टिव किए, लोकल थाना को वायरलेस किए कि तुरंत उसकी सिक्योरिटी में आदमी भेजा जाए, क्योंकि सर के साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे थे। हमारी लड़ाई तो प्रत्येक दिन की है। जब एक लड़की सपना देखती है और चौखट के बाहर अपने कदमों को रखती है तो उसकी संघर्ष वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि हम तो कहना चाहेंगे कि बराबरी तो दूर की बात है महाराज, हमें जन्म लेने दीजिए और अगर हम जन्म ले लें तो जीवित रहने दीजिए, और अगर हम जिंदा रह गए तो सुकून का मौत हमें नसीब नहीं है। पिता ने 1996 में एक संस्था बनाया और उसका नाम रखा भूमिका विहार। और उसके बाद जब 2013 में बेटी ने उसको टेक ओवर किया तब एक कप पर लिखा हुआ हमको मिला, बेटी हूं, जिंदा हूं और शर्मिंदा नहीं। हमारे बगल में जो बैठी हैं उनका नाम शिल्पी है। शिल्पी एक तरीके से कहा जाए तो समाज सेवा करती हैं, लेकिन अगर यह कहा जाए कि लड़कियों के लिए विशेष काम करती हैं तो ज्यादा न्याय इनके काम के साथ होगा। इनके संस्था का नाम भूमिका विहार है। और आज जब पूरे बिहार में इस बात का तहलका मचा हुआ है कि लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, तब हमको लगा कि शिल्पी जैसे महिलाओं को बैठाकर उनसे ये पूछना चाहिए, क्योंकि अब तक 1800 लड़कियों को रेस्क्यू करने का, रिहैब सेंटर में ले जाकर उनकी जीवन को ठीक करने का पूरा जिम्मा शिल्पी जैसी महिलाओं ने उठा रखा है। बहुत तमाम बातें होंगी, लेकिन शिल्पी जी पहला सवाल यही दे दीजिए हमको जवाब आप। एक लड़की नीट का तैयारी कर रही थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला केस है, सुनी रही होंगी आप। एक अस्पताल में गई, वहां 2 दिन भर्ती रही तो वो बोला कि हार्ट अटैक आ गया है, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे अस्पताल में गई, हम अस्पताल का नाम ले रहे हैं, केस कर देता है सब इसीलिए। दूसरे अस्पताल में गई तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर पीएमसीएच में गई तो ये तय हुआ कि हाँ उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और फिर कहा जा रहा है कि सरकार साइकिल दी है, साइकिल पर लड़कियां उड़ रही हैं, इतना ज्यादा पैसा देंगे तो फ्री में लड़की पढ़ लेगी, डॉक्टर बन जाएगी, पायलट बन जाएगी। शिल्पी जी का पहला टिप्पणी इसी पे चाहते हैं। जरूर,
मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप समाज को कहना चाहूँगी कि जो इक्वालिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं या रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमारी लड़ाई तो प्रत्येक दिन की है। जब एक लड़की सपना देखती है और चौखट के बाहर अपने कदमों को रखती है तो उसकी संघर्ष वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि हम तो कहना चाहेंगे कि बराबरी तो दूर की बात है महाराज, हमें जन्म लेने दीजिए और अगर हम जन्म ले लें तो जीवित रहने दीजिए, और अगर हम जिंदा रह गए तो सुकून का मौत हमें नसीब नहीं है। जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं उसमें क्या संकीर्ण मानसिकता है कि उस लड़की को मार दिया जाता है। सिंगल एक संकीर्ण मानसिकता है जो काम करता है कि वो सिंगल विटनेस होती है अपने उस केसेस की, और अगर वो कोर्ट पहुंच गई तो उस कल्प्रिट्स के खिलाफ बयान दे सकती है। तो सिंगल सॉल्यूशन निकाला है इन सारे रेपिस्ट ने कि लड़की खत्म, केस क्लोज, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप सोच लीजिए कि हमारा समाज कितना घटिया और किस डायरेक्शन में नकारात्मक रूप से चला गया, जहां पे एक गरीब परिवार की लड़की को स्कूल का बस्ता लेकर बाहर जाता हुआ देखकर उसको उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपच हो रहा है कि कैसे वो नीट की तैयारी कर सकती है, कैसे अपने सपनों को उड़ान भर सकती है, कैसे वो जा सकती है। तो उसका एक ही उपाय है कि उसका रेप बलात्कार करो और उसको शर्मिंदा करो पूरे परिवार का। एक लड़की का बलात्कार होता है तो कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बेटियों के पैरों में जंजीर बांध के उसको वापस कर देते हैं। हम जैसे समाज सेवी सालों साल संघर्ष करते हैं एक बेटी को घर से निकालने में और इसको ये समझाने में कि तुमको भी हक है अपने सपनों को उड़ान भरने में, तुमको भी हक है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, उस बराबरी की बात करने का। लेकिन बराबरी की दूर की बात है। सरकार से यह पूछना चाहिए अब बराबरी मत दीजिए, कम से कम जिंदा रहने दीजिए। कि हमारा हक उतना मर गया कि हम जीवित भी नहीं रह सकते, और अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो भी जाता है तो हमारे पक्ष में लड़ने के बजाय हमें मार दिया जाता है। हम मर जाएंगे तो सोल्यूशन लड़कियों के लिए। शिल्पी जी देखिए, एक वक्त था जब ये सुरक्षा के आंकड़े बहुत अच्छे थे, पर अचानक क्या हो गया समाज को ये समझना मुश्किल है। खासकर जो वंचित समाज की लड़कियां हैं जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि इनकी बेटियों को सिर्फ शोषित आप कर सकते हैं। ये बेटियां जब निकल के घरों से बाहर जब नीट की तैयारी या वैसी तैयारी करती है जो एक संपन्न परिवार के बच्चे कर रहे हैं ना, आप देखिए ये कास्ट वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं ये बिहार में खेल तो खेलता है। क्योंकि वैसे जो एक संपन्न परिवार के पुरुष होते हैं उनको अपच होता है कि एक मुसहर परिवार के ये वैसे वंचित परिवार की बच्चियां बाहर निकल के अगर वैसे सपनों को देख रही हैं जिन सपनों को देखने का घर सिर्फ उनके घर की बहू बेटियों को है, तो वहीं अपच का काम आरंभ होता है और उसका एक ही रास्ता निकालते हैं कि उसको टारगेट करो, उसको रेप करो और उसको मार दो ताकि उसका माँ बाप शर्म से मर जाए और जीवन भर वो परिवार एज ए विक्टिम घूमता है। और जो रेप किया रहता है, वो जो कल्प्रिट होता है, देखिए सीना चौड़ा करके घूमता रहता है। यही तो हो रहा है। शिल्पी जी का एक परिचय जो हमने आपको पहले दिया था वो भूमिका विहार है। भूमिका विहार नाम की संस्था चलाती हैं और जो कास्ट वाला बात ये सब कह रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कह रही हैं। क्योंकि जिस महिला ने अपने पूरे जीवन काल में इतना सारा ऐसा केस देख लिया हो, उस महिला से हमको लगता है कि पूरा बात समझना चाहिए। शिल्पी जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत काम करती हैं। पहले तो मोटा मोटा समझाइए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमको लगता है भारी भरकम शब्द है, जो दिल्ली मुंबई वाला शब्द है। बिहार में क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या ऐसा? जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक एंगल आता है जिसको बोलते हैं ब्राइडल ट्रैफिकिंग, मतलब दुल्हनों की तस्करी। ठीक है। ये शहर में रहने वाले लोगों को अजूबा लगेगा। जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जो देश है, वहां पे जैसे ही एक बेटी जन्म लेती है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं कि उसके जीवन का अंतिम डेस्टिनेशन विवाह का मंडप है। उस दिन से पैसा जोड़ने लगते हैं। तो सभी परिवार के लिए विवाह अनिवार्य होता है। लाखों पैसे हैं दहेज में देने के लिए, चंद पैसे उसकी पढ़ाई के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में जब घर में 6 बेटी 7 बेटी 8 बेटी की संख्या होगी तो ये जितने आपके एनसीआर बेल्ट है या दूसरे वैसे राज्य जहाँ पे विवाह के लिए लड़कियां नहीं है, यहाँ या फिर अगर आंकड़ों की बात करें जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत डाउन हुआ है, पुरुष ज्यादा है महिला कम है, तो वहां से ये फेक ग्रूम्स माने नकली दुल्हा, नकली रिश्तेदार, नकली ज्वेलरी के साथ आते हैं और वैसे परिवार को टारगेट करते हैं जो गरीब है, मजदूर है, जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और जिसके पुरुष पलायन करके चले गए और वो वापस नहीं लौट रहे हैं। तो वो जो सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट है, जो अकेली महिला है, उसको टारगेट करते हैं। सुंदर सुंदर लुभावने ऑफर देते हैं कि हम धूप नहीं, मम्मी जी आपको तो धूप नहीं लगने देंगे, आपकी बेटी को 4 तल्ला मकान है। और मैंने तो एक किताब लिखा है तारानहार जितने उनके डायलॉग्स का, कि क्या क्या डायलॉग, अरे आपकी बेटी तो इतनी खूबसूरत है कि अगर पड़ोसी को कहेंगे तो शादी टूट जाएगा। तो परिवार को वो उतना तार गाछ पे चढ़ा के पहुंचा चुका होता है कि हड़बड़ में रात में शादी हुआ, सिंदूर दिया,
और विदा होगा। पहले 2013 में मैंने दुल्हन तस्करी पे पहली पिक्चर बनाई थी, जरूर देखिएगा, मिलियन फॉलोअर्स है, वन नाइट ब्राइड करके, कि ये लड़कियां तो विवाहित बनती है बस एक रात के लिए, एक रात की दुल्हन बनती है, दूसरे दिन से उसका जीवन एक प्रोस्टिट्यूट की तरह होता है, क्योंकि वो कितने हाथों में फिर बेची जाएंगी। क्या होता है मतलब शादी हुआ, शादी एक हुआ, आदमी बिहार आया, टारगेट किया, गरीब आदमी को टारगेट उसको किया, पैसा दिया, फुसलाया, कपड़ा, पैसा दिया, लेके गया, उसके बाद क्या शादी का खर्च वर्च दिया, सब कुछ किया। और देखिए ये सारे मामले में 2-3 ट्रैफिकर्स काम करते हैं। एक जो होता है बड़ा दलाल जो बाहर बैठा, अभी आपका दिल्ली क्राइम्स आया है, उसमें देखिएगा कि ब्राइडल ट्रैफिकिंग को बहुत अच्छे से दर्शाया गया। पहली बार कोई पिक्चर आया जिसने दुल्हन की तस्करी को दर्शाया कि कैसे बिहार और झारखंड से देखिएगा और बंगाल से लड़कियां शादी के लिए ले जाई थी। तो यहाँ से एक बड़ा दलाल काम करता है, और बीच का जो ब्रोकर होता है जिसको आप स्लीपर सेल कहते हैं, स्लीपर सेल वो इनएक्टिव मोड में रहता है। मान लीजिए एक स्लीपर सेल है, उसकी चाची, उसकी अपनी मौसी, ज्यादा खून के ही रिश्तेदार होते हैं, उसको 50,000 रुपया दिया कि आपको किसी बच्ची को गांव से निकालना है। वो उसके घर में गया, चाय पे चर्चा होती है, फुसलाया जाता है चूल्हा के पास, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा परिवार है, जिंदगी भर राज करेगी, तुम्हारा किस्मत का दरवाजा खुल गया है, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए तारनहार आए हुए, इस तरह का डायलॉग्स दे दे के उसको बेचारे को झांसे में फंसाते हैं। और ये भी श्योर करते हैं कि ये बातें कुछ चर्चा नहीं हुई। ऐसे भी हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ब्याह हो गया तो चर्चा मत करना, वरना अगुआ भाग जाएगा, नजर तो लग जाएगा, नजर अगुआ लग भाग जाएगा। हाँ, तो ये नजर बट्टू बन के जो ये लोग आते हैं अगुआ के साथ, नकली अगुआ के साथ, ये जितने आपके अगुआ है ना, बहुत खराब लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार में अगुआ को पैर में पानी दिया जाता है। हमारे यहाँ महिला अगुआ सब काम करती है, जो ये फंसाने का काम करती है। जिसको बुरा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इस मुद्दे पे हम काम करना सोचे तभी सोच लें, किसी को फर्क पड़े, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये महिला अगुआ काम करती है, उसका काम इतना ही भर रहता है कि शादी करवाना, दलाल के हाथ हैंडओवर कर देना। वो दलाल जो वो लड़का बन के आता है, वो लड़का यहाँ से लेके उस लड़की को चला गया। सारी चीजें फेक होती है, उसका एड्रेस फेक, उसका कास्ट फेक, उसका सब चीज फेक। उसके बाद वो लड़का पहले अपने यहाँ कुछ दिन रखता है, उसके साथ जो मजा मस्ती उसको करना होता है वो कर लेता है। उसके बाद वहां से डिसाइड होता है कि कितने पैसों में इस लड़की को या तो दोबारा शादी करके दूसरे को, आपके हरियाणा में जितनी लड़कियां जाती हैं उसको पाड़ो बोलते हैं, यहाँ से पारो, बिहार की लड़कियों को। हाँ, अगर वो पारो के नाम से है कि उसके घर में पारो है, डैट मीन्स कि यहाँ से बच्ची आई गई है और शादी के लिए बकायदा बेचा गया है, पारो बोलते हैं। उसके बाद उसके यहाँ चली गई, शादी के लिए बेच दिया गया, पहला पर्पस। दूसरा, कुछ पुरुष जो पहले से शादीशुदा होते हैं उसको घर में खटने के लिए एक फ्री का मजदूर चाहिए, तो वो मजदूरी के लिए होता है। और नेक्स्ट होता है कि उसको रेड लाइट एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या बच्चा जनने के लिए रखा जाता है। उस बच्चा जनने में भी अगर वो बेटा जनी तो बेटा को रखेंगे, उसको भगा दिए, बेटी जनी तो बेटी और उस लड़की दोनों को भगा दिए। अब मारपीट के भाग, कई ऐसे मामले देख रहे हैं। अभी हमारे पास 2 ऐसी बच्ची है जिनको सिर्फ औलाद के लिए लेके गया था, जब वो औलाद नहीं, औलाद मतलब कि बच्चा पैदा करने हाँ, के लिए। और जानते हैं जब आता है तो उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस लड़की को पीरियड्स होते हैं कि नहीं। मतलब इस तरह के सवाल पूछते हैं कि माहवारी इसको होता है कि नहीं। आप मेरी एक पिक्चर, जो दर्शकों से अनुरोध है कि हमारी वो पिक्चर देखे, आई एग्जिस्ट करके, जो अभी हमने 2 साल पहले यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे है, जरूर देखें। उसमें सारे स्टेटमेंट है कि किस तरीके से लड़कियों के साथ, एक लड़की का बयान है कि सिगरेट से पूरा उसके चेस्ट को जला दिया गया था, उसको मारा गया था, पीटा गया था, उतना हद तक टॉर्चर किया जाता है कि अंत में वो उसको अपना भाग्य दुर्भाग्य दोनों समझ के अपने आप को हैंडओवर उस 12 साल में शिल्पी ने 1800 बच्चियों को बचाया है जी। कैसे बचाया, क्या हुआ, कुछ कहानी बताइए जी। एक कहानी, पहले तो ये बताइए कि 2013 में क्या सोचे कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जाएंगे, लड़कियों को बचाएंगे, कि कैसे बुद्धि में आया? नौकरी काहे नहीं किए, जिंदगी बढ़िया जी लेते, अच्छा घर से लग रही हैं, मेरे सुंदर सुकांत है, काहे नहीं कर लिए जी, नौकरी? मेरे घर से सब लोग पलायन करके बाहर चले गए। अच्छा, हाँ। क्योंकि आपको पता है कि लोग यही सोचते हैं कि 10th के बाद यहाँ कोई मौका नहीं है। तो मेरी बहनें भी चली गई, माँ भी चली गई, सब लोग चला गया, और सब लोगों की ये सोच थी कि यहाँ इसको नहीं रहना चाहिए। और ये स्टेटमेंट हमेशा था कि अच्छे घर की जो लड़की होती है वो थाना, पुलिस और ये सब नहीं करती है, भटकती नहीं है, आवारा की तरह भटकती नहीं। तो ये मैंने बचपन से सुना है, इसलिए दोस्त भी नहीं मेरे से दोस्ती करते थे, उनको लगता था कि मैं आवारा हूँ, भटकती हूँ। तो खैर मेरी एक सोच थी, मेरे अंदर एक डेडिकेशन काम करता था। मुझे लगता था कि जब मैं छोटी थी, किसी के घर जाती थी ना, तो पूछते थे कितनी बहन हो, तो 3 बहन, 3 ही बहन है, भाई कोई नहीं है। तो मुझे लगता था कि ये ऐसी सोच क्यों है, क्योंकि ना हम महिलाएं क्या होता है, अपना वजूद बनाते नहीं है, हम अपने एग्जिस्टेंस की बात नहीं करते थे। मेरा एक सपना था कि मेरा परिवार मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरे पिता मेरे नाम से जाने जाएंगे, मेरा भाई बहन मेरे नाम से जाने जाएगा, और यूट्यूब में जब मेरा नाम सर्च होगा
तो मतलब बाढ़ आ कुछ जाए, ऐसा करना था। बाढ़ आ जाए। हाँ, हाँ। और आपको ये समझना होगा कि मुझे वो बनना था जिसको, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, वो बनना था जिसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो। वो मेरे अंदर मेरी एक सोच थी कि बहुत अलग बनने के लिए हमको वो सॉफ्ट कॉर्नर से निकलना पड़ेगा। ज़्यादातर लड़कियों को क्या सजेशन देते हैं कि आप शिक्षा की नौकरी कर लीजिए, बैंक में चले जाइए, ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर वाले जहाँ 10 से 6 के बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। पर मेरी सोच अलग थी। मेरा सोच ये था कि मुझे सॉफ्ट जोन से बाहर निकलना है, कुछ बनना है। किशनगंज का एक पहला केस था जिसमें कि बच्चियाँ गायब हो गई थी। उस दिन से मुझे पहला केस था ये पहला आपका? केस था हाँ, हाँ। कि जिसमें एक लड़की गायब हो गई थी, वापस नहीं। तो मैं पापा के साथ मीटिंग में बैठी हुई थी, तो एक उसकी मदर आके बोली कि आप लोग झूठे मीटिंग करते हैं, हमरो बेटी तो गायब हो छे, मतलब वो लैंग्वेज हाँ, में हाँ। कि वो नहीं मिल रही है। तो हम लोग सोचे कि करते हैं, क्या बात करते हैं। पता किया तो देखा कि हर तीसरे चौथे घर से एक बच्ची गायब थी। वहाँ से ये हुआ कि नहीं करना है, इस मुद्दे को पकड़ना है, इस मुद्दे पे करना है। क्योंकि आज भी क्यों एक लड़की के जीवन का लास्ट ऑप्शन शादी का मंडप ही क्यों हो सकता है? और अगर शादी खराब हो गई तो अपने जीवन की दोबारा शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? एक 70 साल का मर्द को 20 साल की लड़की मिल सकती है, वो अपने जीवन में मरते मरते तक यू टर्न ले सकता है। लेकिन एक महिला के साथ अगर गलत हादसा हो गया तो अपने जीवन में उसको डिग्निफाइड यू टर्न उसका अपना परिवार नहीं देता है। समाज तो दूर की बात है, जब वो घर आती है तो अपना घर परिवार उसको इतना कोसता है, इतना जलील करता है कि वो सोचती है कि कहीं मर जाए, खप जाए। क्योंकि आपने ही कहावत बनाया ना कि बेटी का डोली जहां से निकलेगा अर्थी निकले, तो अर्थी निकलता हुआ आपको पचता है और जिंदा बेटी आपको पचती नहीं है। इसलिए वो मैंने मैसेज लिखा है कि बेटी हूँ, जिंदा हूँ, और जो भी कुछ कर रही हूँ उसके लिए शर्मिंदा तो कतई नहीं है, कोई झुका नहीं बहुत सकता। शानदार। ये हमको बताइए, हर साल अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार से कितना ऐसा मतलब महिला होगी जिनको ये लोग फुसलाकर बाहर ले जाता होगा? आंकड़े तो कई है और सबसे विडंबना तो ये है, लगभग? लगभग हजारों के आंकड़े हैं। और एनसीआरबी का अगर रिपोर्ट देखें, आप देखिएगा तो जो रजिस्टर्ड केस है वो रिसेंट का 1500 या 2000 के आसपास है, जिसमें विवाह के लिए किडनैप किया गया है हर साल? हर साल, जो कि रजिस्टर्ड केस। हम ऐसी बात, उन मामलों की बात कर रहे हैं जो थाने पहुंचते पहुंचा। हैं। यहाँ कई ऐसे मामले हैं जो थाने नहीं पहुंचते। उसका कारण पूछिए तो क्या, हम बताते हैं। जब उसका घर से कोर्ट कचहरी करने में पर दिन उसको 20 से 30 रुपया लगे, वो गरीब का बच्चा कैसे करेगा? प्रत्येक ठीक दिन बात 20 है। रुपया कचहरी में दे के दिन भर बैठे रहेगा कि मेरा बाड़ी कब आएगा। तो रात में जाके तो उसको पेट का आग भी परेशान करेगा, उसको चूल्हे का आग कहाँ से कौन बुझाएगा। पेट की अग्नि इतनी तेज होती है कि अंत में वो अपने न्याय के लिए लड़ना छोड़ देती है। वो कहती है कि हम नहीं जाएंगे। साथ ही वैसी जो बच्चियां होती हैं उनके साथ थोड़ा व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता है। उनको समझा जाता है, आज भी समझा क्या जाता है, लड़की ये बदमाश होगी। तो इस तरीके से उसके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम खड़ा नहीं होता है, जिसके कारण उसको लगता है कि छोड़ो। एक कहानी आप सुना रही थी, वो जो लड़की भाग के आ गई, उसको मार दिया सब घर आने के बाद भी। जी, वो कहानी हम ये चाहते हैं मेरे फिर से जीवन सुनाइए का आप। यू टर्न था। मतलब हम इससे ज़्यादा कभी हिले नहीं थे, कई रात तक हम परेशान थे। नाम नहीं लेंगे उस बच्ची हाँ, हाँ, का। हाँ। नवाबगंज का वो केस है, कुर्सेला, वो अपने वेटनरी इलाका है कुर्सेला पूरा। जो कटिहार हाँ, के हाँ, बगल में वो है ना? पूरा वेटनरी इलाका है ठीक है, वो। ठीक है। हाँ, फैजान पार्टी का इलाका है हाँ, पूरा, हाँ। दियरा बेल्ट है। करेक्ट। तो वैसे ही जगह हम काम करते हैं जहाँ पुरुष भी काम करने से हर के, सिंपल हम कह रहे हैं। हम उस जगह काम करते हैं जहाँ मर्द का भी औकात नहीं कि वहाँ टिक के दिखाए। वहाँ महिला होकर काम करने से क्या करेगा, कोई हमको मार देगा, मार दे। हम तो यही कहते हैं कि मर जाएंगे तो कम से कम मेरे शहर का लोग 2 मिनट का मेरे लिए अफसोस तो करेगा। आपका जीवन तो किसी कमिटमेंट के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, आप उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। तो भोलेनाथ है ना आपकी रक्षा करने। मेरी रक्षा हमेशा भोलेनाथ करते, क्योंकि कई बार इतना रिस्की ऑपरेशन में गए हैं जहां लगा है कि अब तो लात जूता खा के ही ये हटेंगे। कहानी सुनाइए, फिर एक जी, रिस्की वाला प्रश्न हाँ, सुनेंगे जी, आपसे। जी। हाँ। तो क्या हुआ कि उस बच्ची को, 14 साल की बच्ची को उसकी मौसी के द्वारा 14 साल? 14 साल की लड़की को उसकी मौसी के द्वारा चॉकलेट खिलाने के नाम पे उसको ले जाया जाता है, और वो महिला दलाल के रूप में काम करती है। वहां से उसको नौगछिया बोरा में बंद करके उसको नौगछिया एक बड़ा रैकेट में उसको दे दिया जाता है। अब वापस उसकी मौसी घर आके रोना धोना चालू है, शामिल है स्लीपर कि से, नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, स्लीपर सेल है। क्यों? क्योंकि एक्टिव होके वो दलाल बन गई, फिर इनएक्टिव होके उसकी मौसी बन गई, रो धो रही है, कलेजा पीट के, हमरो बेटी तो चली गल के सब हो रहा है तमाशा। वहां चली गई। हमको फोन आता है कि ऐसे ऐसे मामला है, हम कुर्सेला जाते हैं, पूरा गांव घेरे रहता है, और सब बोला दीदी, हमको बोलता है किसी एज का आदमी हमको दीदी बोलता है, दीदी बेटी वापस आने चाहिए। हम वहाँ से बोल के निकलते हैं कि हाँ वो आएगी। पता करते करते FIR करवाते हैं, सब चीज़ कराते हैं। तो एक वक्त था जब हमारे ही टीम के खिलाफ सब लोग भिड़ जाते हैं कि हमने, वो क्या होता है कि वो मौसी के
खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन वो जब थाना कोर्ट पहुंचती है तो हम लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट दे देती है कि ये संस्था वाला सब हमको इतना मारा पीटा कि हम झूठ में स्टेटमेंट दे दिए। हाँ, झूठ में स्टेटमेंट दे दिए। तो अब तो पुलिस हमारे पीछे। उस समय में एक एसपी थे छत्रनील सिंह, उन्होंने बहुत हेल्प किया। सर से हम मिलने गए और बोले सर हमारा भी इन्फॉर्मर काम करता है और हम कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं, बस एक गुजारिश है कि आज रात में वो आदमी अपने वाइफ से, क्योंकि कोई भी पत्नी इतना बड़ा रैकेट बिना पति की हेल्प के तो नहीं चला सकती, आज रात में वो मिलने वाला आने वाला है सर, बिना इस इन्फॉर्मेशन को लोकल थाना में शेयर किए बिना साथ खाली एक रेड डलवा दीजिए, और अगर गलत हुआ सर तो हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा टीम तो मेरे अनुसार काम करेगा। सर भी सोचेंगे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रही है। जब सुबह के अखबारों में देखा तो वो सारे दलाल अरेस्ट हो गए थे। अब इधर क्या किया उसके साथ, यहाँ से नौगछिया ले गया, नौगछिया से सीमांचल एक्सप्रेस खुलती है जो यूपी जाती है, वहां से उसको वो स्टेटमेंट दी। सीजीएम का 164 का बयान होता है, उसमें कहा कि कई घंटों तक बाथरूम में लॉक करके रखता था और फेरा फेरी सब आता था, और ट्रेन में भी उसके साथ रेप हुआ। पहला रेप उसके साथ ट्रेन में किया गया। यहाँ से सहारनपुर ले गया। सहारनपुर में बोली कि एक रूम में मेरे जैसी कई छोटे छोटे उम्र की लड़की थी, जिसका ये बयान था कि जितनी दलाल आता था पूछता था कि तुम्हारा क्या एज है, 12, हाँ इसको लो, तुम्हारा क्या एज है, 11, माने उम्र कम है तो उसकी बोली ज्यादा, हाँ पैसा ज्यादा मिलेगा। तो उसको भी सोनू नाम का एक लड़का था, नाम मुझे याद है क्योंकि केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था, उसको सोनू नाम का एक लड़का लेके गया और 4-5 लड़का मिलके उसके साथ गैंग रेप किया। इधर हम एफआईआर किए। हाँ, आईजी-सीआईडी सेल में जो लोग सीनियर थे उन्होंने काफी हेल्प किया। मैं नहीं कहूंगी कि पुलिस का रोल बहुत अहम था, बिना पुलिस के अकेले मेरी औकात नहीं थी कि उसको रेस्क्यू कराना। यूनिट बनी और यकीन नहीं करेंगे 7 दिन के अंदर पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया। सहारनपुर से रेस्क्यू करके वापस लाया गया। वापस ला के वो लड़की इतना झेलने के बावजूद भी लगा कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के पास गई तो बोली हम क्यों डरेंगे और शर्माएंगे, मेरे साथ जो हुआ हम कहेंगे। और वो हम लोग उसके सपोर्ट में थे, उसने बयान दिया और उसके बाद सारे मामला मुझे लगता है हाई कोर्ट तक पहुंचा और केसेस चलने के लगे। लड़की को फिर होम भेज दिया गया, काउंसलिंग हुआ। लेकिन जब उसके साथ गैंग रेप हुआ था तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो हम लोग को भी 4 महीने बाद पता चला। उसको भी नहीं पता था कि वो प्रेगनेंसी में है। तो फिर वो घर जाना चाहती थी, तो होम से उसको घर भेजा गया ताकि उसकी डिलीवरी हो सके। उसकी ये इच्छा थी कि हम माँ के साथ रहना चाहते हैं। वो घर गई और हम लोग को भी लगा कि ये केस अब वो अरेस्टिंग हो गया। लेकिन देखिए सारे ट्रैफिकर्स वॉच कर रहे थे। साथ ही मेरा घर है कटिहार में, वहाँ पे ये रात में ट्रैफिकर्स अपने कुछ गुंडा बदमाश भेजता था। दिनेश जी हैं जिस मामले को देखे थे, उसके घर में 12 बजे रात में ये लोग आदमी भेजता था कि मार देंगे, गोलियां मार देंगे, उठा लेंगे। हम गए थे कुछ लोगों के साथ नवाबगंज विजिट करने के लिए, मैंने गाड़ी को घेर लिया था दिन दहाड़े। अब बोला केस वापस कीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो हम भी बोले कि अच्छा जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर हम इस मामले में निपटारा किए बिना हम तो पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। थोड़ा मन में तो था ही, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह के मामले में महिलाओं को टारगेट किया जाता है। लेकिन वो वापस आई, सब चीज अच्छा था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बच्चा पैदा किया। बच्चा पैदा करने के 2 महीने के बाद बकरी चराने के लिए गई होगी, वो वापस आ रही थी। दलाल कितने क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उसका रेप किया, गला घोंट के मार दिया और उसके टांग को तोड़ के फेंक दिया गया। लड़की को मार दिया? लड़की को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो सिंगल विटनेस थी, उसको हर गवाही में वो लड़की जाती थी और भयंकर स्टेटमेंट देती थी उन दोनों के खिलाफ। जो ट्रैफिकर्स था, मोस्ट वांटेड ट्रैफिकर सब था, भयंकर स्टेटमेंट देती थी। उस खुन्नस में उसको मार दिया गया। लड़की खत्म, केस क्लोज, वो लोग बाहर, सब बाहर हो गया, वो निकल गया। अब वो लोग वही काम फिर कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। जब उस समय पकड़ाया, जब स्टेटमेंट दिया कि हम कई लड़कियों को यहाँ से कटिहार, पूर्णिया और नौगछिया से कई लड़कियों को हम यहाँ से ये किए हैं। जब हम इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया में काम करते थे, वहाँ भी हम कई मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल ट्रैफिकर को पकड़े थे, जिसका नाम था अंजना राय करके। वो स्वीकारी थी कि हम अपनी बेटी को भी बेचे हुए हैं। और उसको हम लोग उस समय पूर्णिया में एक एसपी थे, उनके साथ मिलके उनको अरेस्टिंग कराए थे। अभी वो डीआईजी हैं और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। तो कई इस तरह के मामले हम लोगों ने देखे जहाँ पर आपको लड़की को पूरा भरसक कोशिश करता है कि वो खत्म हो जाए ताकि केस क्लोज हो जाए। सिंगल एक ऑप्शन उसके द्वारा होता है। हाँ, एक वो किस्सा सुनाई जब आपको लगा कि आपको मारेगा लेकिन आप बच गई हो। हाँ। मतलब कुछ गलत हो जाता लेकिन आप बच गई। क्या कुछ भी सबसे हार्ड वाला? हाँ, बता रही हूँ। एक
हम लोग दिन में क्षेत्र में ही थे, रात में आके घर पे खाना खा रहे थे, तो 11:30 बजे एक फ़ोन आया कि लखनऊ से कुछ दलाल आया है और शादी-वादी कर लिया है। कहाँ? कटिहार में ही? कटिहार में ही लेके हाँ। भागने वाला है। हाँ। और तो बारिश हो रही थी, तो हम बोले ना, रहते हुए तो हम छोड़ नहीं सकते। निकले कुछ लोगों को लेके, वहाँ के कुछ लोकल लोग थे, उनको लिए निकले और सामने में उसका गाँव था, तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि गाँव में मत जाइए, बाहर खड़े रहिए। अच्छा, मेरे साथ मेरे टीम में जो रहता है ना, उसका एक मेरे लिए कमेंट्स होता है कि शिल्पी दीदी, जब आप मुसीबत में फँसती है ना, तो और खिल जाती हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आप मर्द होके हम लोगों को डर लगता है और आपके चेहरे का डर कहाँ चला जाता है। और एक और कमेंट्स कहता है आपको घेरेगा तो आपको तो नहीं पीटेगा, आपके साथ जो मर्द है उसको भरसक मारेगा। हालांकि ठीक बोलता है। हाँ, तो वो लोग इतना डरता है, हम बोलते हैं मर्द हो ना जी, हाँ, हम औरत हो के साला इतना हिम्मत कर सकते हैं, तुम लोग तो वो लोग हमेशा बोलेगा समझते नहीं ना दीदी, हम लोग को कूचेगा, आपको छोड़ देगा। तो हम बोले चलो चुपचाप गए, वहाँ खड़े होके देखे कि ऑटो से वो निकला। ऑटो से निकला तो हम गाड़ी वाले को बोले इसका पीछा करो। गाड़ी में बैठे आगे के सीट में और पीछा किए। हम बोले कि ओवरटेक करो ना, क्या उसका पीछा कर रहे हो। ओवरटेक किए तो गाड़ी से उतर के भागने लगा तो लड़की को बीच में छिपा के रखा था। उसको ये सब मेकअप किया हुआ था, तो हम समझ गए लड़कों के हाथ में मेहंदी लगा था। पहले 2 झापड़ खींच के दिए, पूरा मेरा ब्लड हो गया, क्योंकि कुछ भी है तो मारपीट का आदत नहीं है। तो पहले 2-4 झापड़ उसको खींच के दिए, इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। फिर उसको बोले कि पहले लड़की को अलग करो, उसको अलग करो। उस समय सर थे डीएम मिथिलेश मिश्रा, उनको फोन किए रात को 1:30 बजे कि सर, बिना बोले हुए आपके एक कांड में तो चले आए, लेकिन हो गया है डर, क्योंकि पूरा गांव घेरे हुए, अब मारेगा पक्का। घेर लिया था, क्योंकि उन लोगों को लगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हैं। हम ही गलत कर रहे हैं। उसको लगा कि हम ही गलत कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि गांव घेर लिया, तो सर को फोन किए कि सर नहीं हेल्प कीजिएगा तो आज तो ये लोग जिंदा गाड़ देगा। तो सर लेकिन 1:30 बजे रात में बहुत एक्टिव किए, लोकल थाना को वायरलेस किए कि तुरंत उसकी सिक्योरिटी में आदमी भेजा जाए, क्योंकि सर के साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे थे। तो खैर वो आदमी आते आते तो लेट हो गया, लेकिन तब तक हम बोले कि इससे सेफ है कि गांव में रहने से अच्छा है कि वो दलाल को भी बैठाएं, वो लड़की को भी गाड़ी में बैठाएं, और बोले कि चलो थाना में घुसते हैं, क्योंकि थाना में तो कम से कम सेफ्टी से चले जाएंगे। लेकिन उसके बीच में हम थोड़ा दिमाग ये लगाए थे कि उस लड़का का हम अपना मोबाइल ऑन किए हुए थे और सारा चीज रिकॉर्डिंग में डाले हुए थे। वो लड़का का स्टेटमेंट भी हम ले चुके थे, ताकि वो जाके स्टेटमेंट नहीं बदले। थाने में गए, 2:30 बजे था, लाइट नहीं था, तो पेट्रोमैक्स जला के थाना प्रभारी बैठे हैं, बोले हुजूर महिला होके नहीं बैठी, अब चले जाइए। हम बोले बॉस हमको डर नहीं लग रहा, आपको काहे के लिए डर लग रहा है, जब तक FIR नहीं हुआ हम नहीं जाएंगे। तो उनको हेजिटेशन हो रहा था कि कोई कांड नहीं हो जाए, क्योंकि पूरे टीम में हम एक महिला थे और वहां पर फीमेल कांस्टेबल लास्ट मतलब रात में कोई नहीं थी, तो उनको थोड़ा सा ये लग रहा था। यही जो आप कह रहे हैं कि क्या है, भले घर की लड़कियों के 2:30 बजे थाना में बैठे हुए हैं। हम बोले हमको जब कष्ट तकलीफ नहीं है तो आप अपना तकलीफ छोड़िए ना, आप FIR कीजिए। बिना FIR के हम निकलेंगे तो जानते ही मामला इधर से उधर हो जाएगा। मेरे सामने कीजिए। तो मामला फिर उस लड़के को हाजत में लिया गया, लड़की को फैमिली बुलवाए, उसको काउंसलिंग करके जो CWC का प्रोसेस होता है उसको दिया। अच्छा, वो लड़का तो गया, लेकिन साथ में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी था, नाम नहीं लेंगे, वो जो हमको टॉर्चर भरा मैसेज और ये कर, मेरे चाचा को फोन करवाया था कि फलाना पार्टी का एक आदमी अरेस्ट हुआ, उसको छुड़वा दो। मैं नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, छोड़ेंगे तो नहीं साले को। वो जो कर्म क्या हुआ फिर केसेस हुआ, उसकी अरेस्टिंग हुई, जेल हुआ, सब हुआ, लेकिन लड़की फिर बच गई। अच्छा, लड़की बच तो गई। देखिए मामला वो क्या की कि हमको फोन की कि हमको अगर विदाई नहीं देने दीजिएगा तो किरासन तेल छीट के देह में आग लगा लेंगे और आप ही का नाम फंसा देंगे। इतना आसान नहीं होता है। लड़की को इतना काउंसलिंग कर चुका होता है ना कि तुमको हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, तो उसको तो लग रहा था कि यहाँ खेत में कमौनी करने से अच्छा हम स्विट्जरलैंड घूमे। उसको कहाँ पता था कि तुम बेटा जाओगी रेड लाइट एरिया में, किस दुर्गति में जाओगी, उसका पता नहीं। तो उसको हैंडल करना तो और एक दूसरे दिन हेडेक। फिर गए, समझाए, माँ बाप को समझाए, बहुत कन्विंस किए। मतलब कहिए तो औकात से फाजिल कभी कभी दिमाग में डर होता। अच्छा, वो आग ही लगा लेती तो हम चले जाते। तो लाइफ में कई बार ऐसी चुनौतियां होती हैं जहां पर हमको लगता है कि अगर जबराठीन नहीं होते ना, हम अपने आप को कहते हैं कि अगर हम जबराठीन नहीं होते हैं, जबराठीन जो वर्ड होता है, तो ये काम सरेंडर कर चुके होते हैं। दूसरी कोई महिला होती तो कहती मारो गोली इस काम को, बाहर चलो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जॉब करो, 10 से 6 का, घर आओ, टीवी देखो, एंजॉय करो, पर ये झक मारो काम नहीं करो, क्योंकि उसमें थ्रेट्स है, चैलेंजेस है, 24/7 का थ्रेट है। फुल टाइम यही करती हैं? फुल टाइम। मेरा तो पैशन है, और आपको बता दें ये काम करना इतना आसान नहीं है। अगर आप जन्मजात जिद्दी नहीं है ना, थेथर नहीं है, हेहर नहीं है, बेहाया नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। हम सब है, अब हम मान चुके हम सब है, और रत्ती भर का हमको डर मेरे आंख में आप कभी नहीं देखिएगा। बल्कि जब डर होता है ना,
तो हम और ज़्यादा कहते हैं ना कि और वो पावरफुल बनने लगते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में शक्ति अगर किसी में विराजमान होता है वो महिला में होता है। महिला अपनी पावर को पहचानती नहीं है, इसीलिए वो शोषित होती है। जिस दिन वो पहचान जाएगी वो आगे चलेगी। एक छोटा सा मामला और है, अच्छा बताइए। हाँ। जरूर सुनना चाहिए। वो मामला क्या है कि शादी करके उसको यहाँ से दिल्ली ले गया, जिसको ठीक है। अभी हम देख रहे हैं। हाँ। उसके बाद उसको आगरा के रेड लाइट एरिया में दूसरा कोई बेच दिया। उसका स्टेटमेंट जब वहां से रेस्क्यू करा के उसको मंगाए तो उसका स्टेटमेंट था कि जब भी रेड पड़ता था तो तहखाना बना था, तहखाना में घुसा दिया जाता था। और वहां पे ये उसने कहा कि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती थी ना तो उसको दवा खिला के एबॉर्शन करा देता था। क्यों करा देता था? क्योंकि प्रेगनेंसी में उसका कस्टमर वो डील नहीं कर सकती। उसने कहा दिन दिन वो 10-10 कस्टमर हैंडल करते थे। साथ में उसने कहा कि पीरियड्स नहीं हो उसके लिए भी मेडिसिन देता था ताकि 2 दिन उसका व्यवसाय खराब नहीं हो। तो एक्सट्रीम टॉर्चर का जो सिचुएशन होता है वो क्या, तो उसके ही बिहार का कोई औरत थी जो झाड़ू पोछा करती थी, उसको बेचारी वो मैनेज की और कैसे कैसे करके उस रेड लाइट एरिया से निकली, वापस आई। वो भी प्रेग्नेंट थी। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसका कहना था कि मेरा पेट जब दिखने लगा था तो हमको लगा, क्योंकि उसने कहा था कि हम आँख के सामने देखे थे कि एक महिला प्रेगनेंसी का छुपा ली थी, तो लात मार मार के उसका पेट में उसका बच्चा मार दिया था। तो उसको डर था कि अगर मेरी प्रेगनेंसी इन लोगों को पता चल जाएगा तो मेरे साथ भी यही होगा। तो बोली दीदी हमें एक बार कोशिश तो करना था। वापस आई बच्चा की, मेरे सामने बैठी हुई है। तो मेरा रुआं सिहर रहा, हम बता नहीं सकते हैं कि हम उससे पूछे कि इसका मतलब मेरे पूछना नहीं चाहिए था, पूछे कि इसका पिता बाप कौन है। बोली दीदी ये तो नहीं पता, बस इतना पता है कि लास्ट बार जो कमरा में आया था वो रिक्शा वाला था। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप अपने लिए झक मारते हैं कि आपको तकलीफ है। इस तकलीफ को देखिए ना, आपका तो कोई तकलीफ है नहीं। जो पुरुष कहता है हमको जीवन में बहुत कष्ट है, इन तकलीफों को देखिए ना। एक महिला होने के नाम पे जन्म लेना और हर दिन अपने आप को बचाए रखना, उससे बड़ा संघर्ष एक लड़की के जीवन का कुछ नहीं हो सकता। और उन सारे संघर्षों को दोबारा जीवन देने का काम हम करते हैं, यही सोच के कि अगर वो दोबारा उसका जीवन ट्रैक पे आ जाएगा, खुद को भी बचाएगी और उसके साथ जो बच्ची है जिसके बारे में, अच्छा जितनी महिला है उसकी जो बेटी होती है उसको भी वो घृणा से देखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ जो गैंग रेप हुआ या मेरे साथ जो गलत हुआ उसका वो निशानी है। उसको बहुत टाइम लगता है कि उस अपनी बच्ची के साथ प्यार करने में। आंख से देखे हुए इतना नफरत करती है, बोलती है मन करता है मार दे गला घोट के। जब जब इसको देखते हैं तो हमको अपना याद आता है कि मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब हम देखे हुए हैं कि जब हम काउंसलिंग करने के लिए बैठते हैं तो बोलते हैं रो, तो वो जो कलेजा फाड़ के जो वो रोती है ना, वो रोना देख के आपको लगेगा कि इसके लिए हम कुछ भी कर सके तो मेरे लिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ लगता है कि भोलेनाथ है। आप अगर कुछ अच्छा कीजिएगा ना, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को, इस समाज को जो दीजिएगा आपको रिटर्न से वही लौटेगा। बस इसी उम्मीद से हम काम करते हैं। आपको कोई वेबसाइट वगैरह है तो बता दीजिए। जी, भूमिका विहार का वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को देखें। भूमिका विहार का कई सोशल पेजेस हैं, फेसबुक में है, ट्विटर में है, इंस्टाग्राम में है, और हमारा यूट्यूब चैनल है। हर साल एक मूवी बनाते हैं जिसकी कहानी उसकी जुबानी, मतलब वो हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, वो सारे वही बच्चियां हैं जो पिक्चर में काम करती हैं, और सारी बेटियां दुर्गा जत्था की बेटियां हैं। दुर्गा का मतलब होता है कि अपने इनर जो स्ट्रेंथ है उसको फील कर सके। तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखिएगा, और फेसबुक में जो पोस्ट होता है उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सहायता कीजिएगा। साथ में एक मैसेज देना जरूर चाहूंगी कि बेटियों को शिक्षित, सक्षम और सुरक्षित बनाने के संघर्ष का साथी बने। नमस्कार। चलिए, शिल्पी थी, मेरा नाम प्रशांत है। ऐसे लोगों से बात करना समय समय पर इसीलिए जरूरी है ताकि आपको इस बात का आभास हो सके कि आप कैसे समाज में रह रहे हैं। साथ में इस बात का भी आभास हो सके कि महिला के लिए लड़ सकती है, और साथ में ये भी मालूम चले कि हम बतौर समाज और हमारी सरकार बतौर व्यवस्था क्या कर रही है और क्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।